अब जैसे कि आप सबको पता ही होगा, ईएलएसएस फंड का मतलब होता है टैक्स सेविंग फंड, जिनमें निवेश करके सेक्शन 80C के अंदर आप डिडक्शन ले सकते हो। अब टैक्स सेविंग फंड नाम सुनते ही आपके दिमाग में यह ख्याल आया होगा कि 20 से 30% का टैक्स भी बच जाएगा और 10 से 12% का रिटर्न भी मिल जाएगा। इसका मतलब इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, है ना। और ये सब काफी था नहीं, ऊपर से म्यूचुअल फंड कंपनियों ने टैक्स सेविंग के अंदर इंडेक्स फंड भी लॉन्च करना शुरू कर दिया। अब निवेशकों को लगने लगा कि यार 20 से 30% का टैक्स भी बच रहा है, 10 से 12% का रिटर्न भी मिल रहा है और लो एक्सपेंस रेशियो है, तो इससे बेहतर ऑप्शन तो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। ईएलएसएस में निवेश करके आप लॉन्ग टर्म में अपना नुकसान करवा रहे हो। अब चिंता मत करो, मुझे पता है कि आपने ईएलएसएस में निवेश करने का पहले से मन बना लिया है, तो आगे इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट ईएलएसएस फंड्स भी बताऊंगा। पर उससे पहले एक बार 2020 में सरकार ने जो महत्वपूर्ण जानकारी की अनाउंसमेंट करी थी उसके ऊपर नजर डालते हैं। 2020 में सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम अनाउंसमेंट करी थी, लेकिन उसके बावजूद जो पुराने टैक्स रिजिम है उसको भी उन्होंने रखा था और 2022 से चीजें बदलना शुरू हुई। अब 2022 में गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजिम में थोड़े से बदलाव किए। दरअसल वो इस न्यू टैक्स रिजिम को टैक्स पेयर्स के लिए अधिक लाभदायक बनाना चाहते थे, पर ऐसा हुआ नहीं और 2023 में गवर्नमेंट ने एकदम मास्टर स्ट्रोक मारा। उन्होंने इस न्यू रिजिम को ही डिफॉल्ट स्कीम बना दिया और बोल दिया कि जिनकी भी इनकम 7 लाख तक है उनको जीरो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब जिनकी भी इनकम 7 लाख से कम है उनके लिए पुराना टैक्स रिजिम इस्तेमाल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आगे आने वाले 2-3 सालों में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमें लगता है हो सकती है, पूर्णतः ये होगी कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। सबसे पहले कि धीरे धीरे करके गवर्नमेंट पुराने टैक्स रिजिम को पूरी तरह हटा ही देगा और दूसरी वो नए वाले टैक्स रिजिम को इतना लाभदायक बना देंगे कि जो पुरानी वाले टैक्स रिजिम है उसको इस्तेमाल करने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो किसी भी स्कीम में टैक्स को बचाने के लिए निवेश करना इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। सलाह में जो फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले उत्पाद है जैसे कि पीएफ, पीपीएफ, इनके ऊपर ये टैक्स के बेनिफिट्स मिलना कंटिन्यू रहेगा, पर बाकी के जो उत्पाद है जैसे कि ईएलएसएस या फिर यूलिप हो गया, इनके ऊपर ये बेनिफिट्स मिलना बंद हो जाएंगे। और ये हमने देखा भी है, यूलिप के जो बेनिफिट्स है वो धीरे धीरे सरकार कम कर रही है। आप अभी तो ईएलएसएस में 10 से 15 साल का सोच के निवेश कर दोगे, ये सोच के कि 20 से 30% तो टैक्स बचेगा, और जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं हमें तो लगता है कि ये नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे आने वाले 2 से 3 साल में ही आपको इसके मुनाफे मिलना बंद हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि इसमें सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश करना सही नहीं है। पर इसके रिटर्न्स के बारे में क्या? अब ईएलएसएस फंड जो होता है वो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स की तरह ही होता है, बस इसमें एक डाउनसाइड ऐसा होता है कि इसके अंदर आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो आपका जो पैसा है वो आगे आने वाले 3 साल के लिए फंस जाता है। अब ईएलएसएस अगर मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह काम करते हैं तो उनका रिटर्न भी तो वैसे ही होना चाहिए, पर अगर हम पिछले 5 साल के रिटर्न को देखें तो ईएलएसएस फंड ने 15% का रिटर्न दिया है और फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स ने 18% का रिटर्न दिया है। अब हमें पता है कि आपको पास्ट रिटर्न देख के डिसीजन नहीं लेना चाहिए, पर मैं सिर्फ आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ईएलएसएस फंड्स है वो अपने कैटेगरी के एवरेज को भी बीट नहीं कर पाए। तो अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो ईएलएसएस के जो बेनिफिट्स है वो शायद आगे आने वाले 2 से 3 साल में वैसे नहीं रहे। दूसरा, जो ईएलएसएस फंड्स है उसके अंदर आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है, इसका मतलब आपका पैसा 3 सालों के लिए फंस जाए। और तीसरा, ईएलएसएस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बिलो एवरेज रिटर्न है फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप कैटेगरी के। पर ठीक है, फिर भी मैं समझता हूं कि आपको अभी भी ईएलएसएस में निवेश करना है। तो अभी आगे हम लोग देखेंगे बेस्ट ईएलएसएस फंड्स 2023 के लिए। यार अगर आप लोग हमारे वीडियोस कंसिस्टेंटली देखते हो तो आपको इस टेबल का मतलब पता होगा। आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड्स का अल्फा यानी कि एक्सेस रिटर्न पैदा करने की क्षमता जितनी ज्यादा रहेगी उतना बेहतर है और बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होगा उतना अच्छा है। अब पास्ट परफॉर्मेंस से जाहिर सी बात है कि हमें थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। तो इस टेबल से हम लोग देख पा रहे हैं कि क्वांट टैक्स प्लान का जो अल्फा है वो बाकी फंड्स को काफी अच्छे से बीट कर रहा है और दूसरे नंबर पे है पारंपरिक टैक्स सेवर। अब क्वांट टैक्स प्लान सबसे बेहतर है इस कैटेगरी के अंदर, पर कुछ लोग इसमें निवेश नहीं करना चाहेंगे कुछ कारण की वजह से। वो कारण ऐसा है कि ये जो क्वांट फंड्स होते हैं वो नॉर्मल फंड्स की तरह नहीं होते, इनको कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर एल्गोरिदम के साथ, और इनमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता, तो इनमें कोई ह्यूमन इमोशन होने का चांस ही नहीं है। और इसी कारण की वजह से क्वांट फंड्स का जो टर्नओवर रेशियो रहता है वो बाकी फंड से काफी ज्यादा रहता है। अब पिछले साल का क्वांट फंड्स का टर्नओवर 140% था, यानी कि एक साल के अंदर 100% से भी ज्यादा चेंजेस हुए इस फंड के अंदर, जो कि काफी ज्यादा है। अब आपको आइडिया देने के लिए ये जो टर्नओवर रेशियो रहता है वो ईएलएसएस कैटेगरी के अंदर 20 से 25% होता है। पारंपरिक का जो टर्नओवर रेशियो है वो सिर्फ 8% है। तो मुझे लगता है कि क्वांट फंड्स का जो एयूएम है वो काफी कम है और इसी कारण की वजह से इतने जल्दी उसमें बदलाव हो रहा है। पर आगे जाके जब भी इसका एयूएम ऊपर जाएगा तब इस स्टॉक में इतना जल्दी चेंजेस करना काफी महंगा पड़ सकता है और ऐसे में आपके जो रिटर्न्स है वो भी नीचे आ सकते हैं। अब शायद ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल फंड में निवेश करना चाहते हो जिसमें कि नॉर्मल एक फंड मैनेजर भी रहेगा तो ऐसे में आप
जा सकते हो पारंपरिक टैक्स सेवर के साथ। बाकी आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि आप कौन से फंड में निवेश करने का सोच रहे हो। बाकी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए।